नमस्कार। मेरा नाम भऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज पहली बार शायद मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें मेरी शक्ल आपको नहीं दिखाई दे, मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा। कोई अवरी चेहरा मैं पूरे वीडियो में लगा कर रखूंगा, और इसलिए लगा कर रखूंगा कि ये चेहरा आपके दिमाग में छप जाए। इसका कारण भी है। इस चेहरे का नाम गीता है। पिछले 2 दिन से ये चेहरा मुझे मानो गहरी नींद से बाहर निकाल रहा था। सच बोल रहा हूं कि जो पिछले 1 महीने से दिल्ली में जंतर मंतर में या देश की पब्लिक लाइफ में, राजनीति में जो घटनाएं हो रही थी, उससे मैं पूरा निराशाग्रस्त हुआ था, वैफल्यग्रस्त हुआ था। मुझे लग रहा था सब कुछ लूट गया है। इस समाज को, इस देश को कोई भविष्य नहीं है, ऐसी मेरी सोच हो गई थी। मैंने बहुत जंतर मंतर और ये कॉकरोच आंदोलन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं। आपने देखे होंगे, सुने होंगे, मेरा चेहरा भी देखा होगा। लेकिन आज मेरा चेहरा आप नहीं देख रहे। ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो है गीता। इसकी कहानी है, लेकिन उसकी कहानी के पास, इसकी कहानी का परिचय करने के पहले बोल दूं, सिर्फ 3 महीने हुए इस महिला से मैं मिला हूं। शोभा धुले नाम की एक मेरी दोस्त थी और है। थी इसलिए बोल रहा हूं कि 3 महीने पहले शोभा धुले चल बसी, और उसके परिवार उसका, शोभा का और दोस्तों ने पूना में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। प्रार्थना सभा यानी कोई भजन वगैरह नहीं था, सिर्फ शोभा के जो परिचित थे, रिश्तेदार थे, उनका मिलना था कुछ घंटों के लिए। तो मैं अकेला तो पुणे नहीं जा सकता, उम्र के कारण मेरी अलग अलग बीमारी की तकलीफ है, इसलिए मैं अकेला नहीं घूमता। तो शोभा और मेरी और एक कॉमन फ्रेंड थी और है, नेत्रा भालेराव। उन्होंने कहा अगर आप आना चाहते हो तो गीता आपको पुणे लेकर आएगी और वापस नवी मुंबई छोड़ देगी। मैंने मान लिया। मुझे तो जाना था, लेकिन कोई ना कोई साथ होना जरूरी होता है। तो फिर उसने मुझे गीता का फोन दिया, नंबर दिया। गीता का फोन में मुझे आ गया, और जो दिन था उस दिन सुबह 9 बजे मैं आपके घर के पास पहुंच जाऊंगी, आपको पिकअप करूंगी, पुणे लेके जाऊंगी वापस। वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद शाम को आपके घर में आपको छोड़ दूंगी। ये गीता ने कहा, मैंने मान लिया। और जिस दिन वो आई, उसका फोन आ गया तो मैं घर से निकला और उसके गाड़ी में जाकर बैठ गया। मुझे गाड़ी में, कार में आगे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जो सुरक्षा पट्टा लगाया जाता है, सिक्योरिटी बेल्ट, वो छाती पर लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं पीछे बैठूंगा, मैं आगे नहीं बैठूंगा। और गीता कार चला रही थी, यानी ड्राइवर सीट पर बैठी थी। तो मैंने कार के पीछे का दरवाजा खोला और मैं बैठ गया। कार में हम दो ही थे, वो गाड़ी चला रही थी, ड्राइवर थी, मैं पीछे था। तो पिछली सीट पर दो क्रचेस यानी बैसाखियां थी। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये विकलांग है। फिर हम निकले, नवी मुंबई ऐरोली से निकले, पुणे के पास वाकड़ करके टिप टॉप होटल है, वहां गए और शाम को वापस लौटे। दोस्तों, जब हम पुणे पहुंच गए
पुणे पहुंच गए और टिप टॉप होटल के पार्किंग लॉट में गए और कार पार्क करने के बाद उतरे नीचे। तब मुझे पता चला कि गीता के कमर के नीचे का पूरा हिस्सा, शरीर निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है। और लिफ्ट के पास जाना है तो उसके लिए दो कम से कम पायदान चढ़ना जरूरी था, वो भी वो चढ़ नहीं पा रहे थे। फिर हम कार में बैठ गए और जहां लिफ्ट और कार पार्किंग लेवल जैसी जगह थी वहां पहुंच गए। वहां से लिफ्ट से ऊपर गए, प्रोग्राम में शामिल हो गए। पूरा करके हम शाम को वापस लौटे। कम से कम 10-12 घंटे हम साथ थे, बातें कर रहे थे औरों के साथ, या कार में हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो घर छोड़कर गई। मैं घर के पास कार से उतरा और गीता आगे निकल गई, वो गोरेगांव रहती है। इन दरमियान हमने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन घर में जाकर जब मैं रात को अपने बेड पर पड़ा था तो बात दिमाग में आई, ये कैसी औरत है। वो कार चला रही थी जिसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक बार भी उसने कोई कंप्लेंट नहीं की, तकरार नहीं की। पूरी जिंदगी और प्रकृति ने उसके साथ नाइंसाफी की है। और वो औरत शादीशुदा है, उसकी बच्ची है, इंटरनेशनल किसी संस्था में काम करती है। और ये गीता हर हर हफ्ते मुंबई से पूना खुद कार चलाते हुए जाती है। मेरा दिमाग चलता रहता है। तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, सचमुच शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे हाथ पांव चल रहे हैं लेकिन उसके तो पांव चल नहीं रहे, घुटने चल नहीं रहे। यानी कार चलाने में हाथ के साथ पैरों का भी इस्तेमाल होता है, तो वो सब काम वो सिर्फ हाथों से करती थी। और किसी पुणे में एक संस्था में वो सीईओ बन के काम कर रही है, अलग अलग ढंग के काम करती है। लेकिन जितनी जानकारी मैंने उसके बारे में बाद में हासिल की, वो खुद को अपाहिज नहीं मानती। उससे भी अगर मुझे मुझे अजीब बात लगी तो उसके माँ बाप कैसे हो, बचपन में पोलियो पोलियो के कारण उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन उसने खुद को अपाहिज नहीं माना। हम हमेशा नाइंसाफी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं। उसके साथ तो जिंदगी ने नाइंसाफी की है। उसको मानो एक तो परावलंबी बना के रखा है, लेकिन वो परावलंबी नहीं रही। मुझे सबसे उसकी माँ की इज्जत करना जरूरी लगता है कि उसने कभी अपनी पोलियो हुई बच्ची को अपाहिज नहीं माना और अपने पैरों पर खड़ा किया, जो पैर है ही नहीं। मुझे शर्मिंदगी इसलिए महसूस हुई कि पूरे हाथ पांव होने के बावजूद, एक्टिव शरीर देह होने के बावजूद, मैं कार में पीछे बैठा था और कमर के नीचे का हिस्सा निकम्मा है, फिर भी मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई मुझे गीता लेकर आई। अगले कुछ दिन ये बात दिमाग में चिपकी रही, उसका चेहरा चिपका रहा। इसलिए मैंने जो आज फोटो पूरे वीडियो में डाला है गीता का, उसका कारण वही है। अपने अपने दिमाग में ये चेहरा चिपका रहा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं है। जिसको हम प्रेरणा बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं ना, तो वो मोटिवेशन का ये चेहरा है। ये मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन कोई व्यक्ति है, कोई आकार है, तो ये चेहरा बिल्कुल मोटिवेशन है।
मोटिवेशन का ये व्यक्तिगत रूप मानता। और मैंने बोला कि पिछले कुछ दिनों से जो जंतर मंतर पर हो रहा था, हमें चाहिए आजादी, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चिल्लाने वाले बच्चे, उनके पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। ये हाथ फैलाकर कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। इससे मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था, निराश हो गया था कि अगर यही हमारा भविष्य है, यही हमारी आने वाली पीढ़ियां है, यही हमारा आने वाला भारत है, तो भारत का कोई भविष्य नहीं है। जो हाथ फैलाकर आजादी मांगते, कुछ मांगते, इंसाफ मांगते हैं, तो गीता ने किसके पास इंसाफ मांगना था? गीता ने किसके पास इंसाफ मांगना है? और गीता अकेली नहीं है, ऐसे शायद हजारों लोग हमारे देश में होंगे कि जिनके साथ जिंदगी ने, प्रकृति ने भारी नाइंसाफी की है। उनकी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी वो विकलांग हो गए, और विकलांग होने के बावजूद उन्होंने सारे संकट पर, सारी समस्याओं पर मात की है। तो ऐसी कौन सी ताकत उनके पास है? जितना सोचता रहा, उसने गीता मेरे समझ में आ गई कि उसने हार नहीं मानी। मेरा शरीर है, मेरा देह है, लेकिन सोच भी मेरी है। एक एक हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे एक शरीर का हिस्सा होता है, वो आंखों को दिखाई नहीं देता, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते ये वो हिस्सा है। उसको दिमाग बोलते हैं। जो दिमाग पूरा शरीर चलाता है। हमारे पास तो पूरा शरीर है, गीता के पास तो नहीं है, आधा शरीर नहीं है। एक तरीके से जैसे सोच चलती है, देखो कि उसका आधा शरीर कमर के नीचे निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है, लेकिन वही तो बोझ बना बैठा है। अब बोझ क्या होता है? बोझ जो हम उठाते हैं, सर पर उठाते हैं, कंधे पर उठाते हैं, लेकिन इसका बोझ नीचे है, कमर के नीचे है पूरा। तो उसको साथ लेकर गीता खड़ी हो जाती है, अलग अलग तरीके के पराक्रम करती है, और तकरार नहीं करती, तकरार नहीं करती। हम अब बिल्कुल बच्चे थे उस वक्त की, एक मदर इंडिया फिल्म का गाना मुझे याद आता है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आज 70 साल बाद गीता की गीता से परिचय हो गया 3 महीने पहले, तब मुझे उस गाने का पहला आशय जो है वो समझ में आया। गीता ने हार नहीं मानी, और वो किसी से कुछ मांगना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी सोच जो है वो अपंग नहीं है, अपाहिज नहीं है। मुझे और एक किस्सा याद आता है। मेरा एक दोस्त अभी जिंदा नहीं है, उसका सातारा, पुणे के आगे सातारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां एक गांव में उसकी जमीन थी, उकीरडे, सुरखानवाड़ी नाम का गांव है। वहां उसकी नारियल की बाग थी, बगीचा था। हम वहां बैठे थे, उस दोस्त की जीप थी, और ऊपर ये ढलान जैसी जमीन है, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको घाट बोलते हैं। तो उकीरडा ऊंचाई पर है और सुरखानवाड़ी नीचे है। एक दिन हम वहां बैठे थे, तो इंदलकर नाम के वहां के एक बुजुर्ग आए थे, हमारे साथ गपशप किए। तो हमने तय किया था कि बगीचे में जो मजदूर काम करता है उसके घर पे खिचड़ी पकाकर खाएंगे। हमने उनको बहुत आग्रह किया, गपशप लगाकर वो निकले।
मुझे जाना है, घर में इंतजार करते होगे खाने के लिए, दोपहर 2 बजे का समय था। तो हमारे दोस्त ने ड्राइवर को बोला, अरे मामू इनको जाके छोड़ के आ जा। तो वो बुजुर्ग बोले, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, मैं रोज जाता हूँ, चला जाऊंगा। बार बार बोलने के बाद वो अचानक बोले कि क्यों लंगड़ा कर रहे हो। हमने बोला वो नहीं, लेकिन वो निकल गए। और वो निकल जाने के बाद हम हंस पड़े आपस में। इसका कारण ये था, उन्होंने कहा था क्यों लंगड़ा कर रहे हो, लेकिन वो लंगड़े थे। तो हम हंस पड़े इसलिए कि लंगड़ा होकर भी ये बोल रहे मुझे लंगड़ा मत करो। पूरे हफ्ते अगले ये दिमाग में आता रहा, हम तो हंस पड़े थे। हमने उनके अपाइज होने की मजाक उड़ाई थी, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये इंसान क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा था क्यों लंगड़ा कर रहे हो, रोज तो आता जाता हूं। तो उनका कहना ये था कि गाड़ी आज है, कल गाड़ी नहीं होगी। तो आज अगर चढ़ान या ढलान है, वो चढ़कर जाना है, धूप है, कल तो कल भी होगी, लेकिन कल गाड़ी नहीं होगी। इसलिए आज गाड़ी नहीं चाहिए, मैं चढ़ जाऊंगा, ये 1.5 किलोमीटर धूप में चला जाऊंगा, क्यों लंगड़ा कर रहे हो। ये उन्होंने कहा, उसका मतलब समझते हो दोस्तों। उन्होंने कहा था कि मुझे मन से लंगड़ा मत करो, पैर तो है लंगड़े, लेकिन ये इतनी चढ़ान है, वो चढ़ जाता हूं, हिम्मत से चढ़ जाता हूं। ये पैर चलेंगे, ये जो सोच है, उस सोच को लंगड़ा मत करो, दिमाग से लंगड़ा मत करो। उसके अगला कदम ये खुद गीता, जो 3 महीने पहले मेरा परिचय हो गया, निराश होना, फ्रस्ट्रेट होना, ये उसके सोच में है ही नहीं। इंसान शरीर से लंगड़ा नहीं होता, अपाहिज नहीं होता, दिमाग से होता है। इसलिए उस दिन पुणे जाकर, पुणे से लौटने के बाद मेरा दिमाग वही चल रहा था कि मैं कार में पीछे बैठा था और गीता कार चला रही थी। हाईवे से कार चलाना और सुरक्षित चलाना छोटी बात नहीं है दोस्तों। और ये तो कार चलाने की बात है, वो तो एक किसी संस्था कम जो है वहां सीईओ का काम करती है। हर हफ्ते 1-2 बार वो मुंबई पुणे होकर आती है, अकेली अकेली। प्रकृति ने, जिंदगी ने जिसके साथ इतनी नाइंसाफी की है, तो इंसाफ के लिए गीता ने हाथ फैलाया ऐसा कहीं नहीं है। जितनी मैंने उसकी जानकारी बाद में इकट्ठा की, तो मुझे अजीब लगा, अजीब लगा कि हम कितने अपाहिज हैं, हम कितने निराश हैं। और निराशा ही इंसान को अपाहिज बनाती है, शरीर नहीं। तो पिछले 1 महीने से जो कुछ जंतर मंतर पर चल रहा था, वो बच्चियां गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, ये है वो है, पूरी पूरी निराशा दिखाई दे रही थी। निगेटिविटी इतनी थी कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन वो मुझे और गर्त में ले जा रहे थे। सोच बंद हो रही थी, निगेटिविटी ने मुझे पूरा, नकारात्मकता ने मुझे पूरा घेर लिया था। और 2 दिन पहले अचानक मुझे गीता की याद आई, उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया। मैंने बोला इतनी बुरी जिंदगी से, इतनी अधूरी जिंदगी से अगर गीता नहीं हार मान सकती, तो मैं क्यों हार मानूं। मानो मेरे बाल पकड़कर, मेरे कान पकड़कर उस फ्रस्ट्रेशन की गहराई से गीता मुझे खींच बाहर लाई।
इसलिए मैंने वो फोटो पूरा वीडियो लगा के रखा है। आपके दिमाग में ये चेहरा चिपका लो, एक कदम उठाकर आगे चलना जिसके लिए मुश्किल है, वो कहां तक पहुंची है, कहां तक पहुंची है। कार चलाती है, मुंबई से पुणे तक काम के लिए जाती है, लौटती है। जब मैंने वो सब देखा मैं हैरान था। लेकिन अब मुझे याद आता है कि मेरी सबसे बड़े एसेट क्या है। ये गीता जैसे लोग मेरे लिए एसेट होते हैं। मेरे जैसे सुदृढ़ लोग जो है, उनकी ये बैसाखियां बनती है। ये चेहरा चिपका लो दोस्तों, मोटिवेशन का चेहरा, ये मोटिवेशन है, ये आप समझो। अगर पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, सारे अवयव काम नहीं कर रहे, फिर भी अगर जिंदगी से जूझते जूझते यहां तक पहुंची है वो गीता, तो हम में क्या कम है। हमारे मन में हिम्मत नहीं है, हमारे सोच में अधूरापन है। अगर वहां से निकले तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सोच ही इंसान होता है। अगर सोच लंगड़ी हो तो पूरा शरीर और चाहे जितने साधन ले लो, कुछ काम के नहीं है। क्योंकि वो सब हाथ आपको उठाना है, तो हाथ उठाना है, ये दिमाग सोचता है और हाथ उठता है, किसी चीज को उठाता है। इंसान का मतलब सोच होती है। अगर आपकी सोच लंगड़ी है, आपकी सोच अपाइज है, तो आपको कितने भी साधन मिले, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपकी सोच तगड़ी है, सोच में हिम्मत है, तो आप हिमालय को भी नाटा करके दिखा सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि ये चेहरा जो 2 दिन पहले अचानक मेरी आंखों के सामने आ गया, और जिसने मुझे उस फ्रस्ट्रेशन से निकालकर ट्रैक पर फिर से आकर खड़ा कर दिया, ये चेहरा आपके दिमाग में चिपका लो। क्योंकि इसका नाम गीता है। यही मोटिवेशन है, यही प्रेरणा है जो संकट को नाटा बनाती है और आपकी ऊंचाई बढ़ाती है, जो हाथ फैलाना नहीं सिखाती। दोस्तों, इसलिए मैंने आज तय किया कि मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, गीता का चेहरा पूरा वीडियो में दिखेगा, ताकि आपके दिमाग में वो चिपक जाए, एक मोटिवेशन बन के गीता आपके दिमाग में परमानेंटली अपना घर बना ले। इसलिए मैंने मेरा चेहरा आज के वीडियो में नहीं रखा है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।